स्टूडेंट्स, आज हम आपको पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड का टॉपिक न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर साइकिल वृषण चक्र का तंत्रिकीय अंतःस्रावी नियंत्रण के बारे में स्टडी कराएंगे। जब हाइपोफाइसिस को एनिमल्स के अंदर से हटा दिया जाता है तो टेस्टिस का जो क्रियात्मक पतन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही एपिथेलियम स्तर की जो जनन सेल्स है वो अस्तित्व हो जाती है। वह शुक्र जनन की क्रिया पूर्ण रूप से रुक जाती है। टेस्टिस मुलायम हो जाते हैं, आकार में छोटे हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ जंतुओं में ये उदर में खिसक जाते हैं। इसके अलावा जनन नाल, जनन अंगों का ह्रास स्टार्ट हो जाता है और इन सभी से यह प्रमाणित होता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा सीक्रेटेड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जननांग व जनन नाल व द्वितीयक लैंगिक जनन लक्षणों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिज में शुक्रजन नलिकाओं की वृद्धि व शुक्रजनन को इंड्यूस करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH टेस्टिज की अंतराली कोशिकाओं के सीक्रेशन को इंड्यूस करता है। इन सभी से यह प्रमाणित होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की ग्रोथ व शुक्रजनन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के कंट्रोल में होता है। लेकिन इनका जो अंतिम विभेदन है वो एंड्रोजन्स के नियंत्रण में होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि अग्रपीयूष ग्रंथि से सीक्रेटेड होता है और सीधे ही अंतराली कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड करने के लिए उत्प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन शुक्रजनन को पूर्ण करता है, वह जनन नाल को फंक्शनली अवस्था में एक्टिव रखता है एवं टेस्टोस्टेरोन ही द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल रखता है। वृषण की अंतराली कोशिकाओं द्वारा सीक्रेटेड टेस्टोस्टेरोन सीधे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के नियंत्रण में होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन हाइपोथैलेमस द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन के नियंत्रण में होता है। टेस्टोस्टेरोन का अधिक सीक्रेशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड व हाइपोथैलेमस के सीक्रेशन को इनहिबिशन संदमित करता है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में उपस्थित सर्टोली सेल्स भी इनहिबिन नामक हार्मोन का सीक्रेट करती है, जो कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को संदमित करता है। यहाँ पर वृषण के कार्यों का नियंत्रण डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है कि हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि पर कार्य कर रहे हैं। पीयूष ग्रंथि से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो सीक्रेट होते हैं, जो अंतराली कोशिकाओं और सर्टोली सेल्स पर कार्य कर रहे हैं और सर्टोली सेल से इनहिबिन हार्मोन सीक्रेटेड होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा सहायक जनन अंगों का क्रियात्मक नियंत्रण, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण, मेटाबॉलिक इफेक्ट और व्यवहार की प्रभाव का कार्य करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब हम यहाँ पर अंडाशय चक्र के बारे में और अंडाशय के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं कि ओवरीज
मादा स्तनधारियों के प्राणियों के जनन टिश्यूज में प्रजनन हेतु परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन मुख्यतः ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, वेजाइना में होते हैं। ये सभी परिवर्तन एक साइक्लिक प्रोसेस के रूप में होते हैं। अधिकांशतः स्तनधारियों में प्रजनन एक वर्ष में एक निश्चित काल व एक ब्रीडिंग सीजन में होते हैं तथा इसी समय के मध्य रिप्रोडक्शन हेतु ओवरी, यूट्रस, वेजाइना आदि में आवश्यक परिवर्तन होते हैं। ऐसे स्तनधारियों का जनन चक्र एस्ट्रस चक्र कहलाता है और इन प्राणियों में जनन अंगों में यह परिवर्तन छोटे छोटे चक्रों में होते हैं जिन्हें कि हम एस्ट्रस चक्र कहते हैं। जिन स्तनधारियों में एक प्रजनन ऋतु में एक एस्ट्रस चक्र पाया जाता है उन्हें मोनोएस्ट्रस एनिमल्स कहते हैं। जिन स्तनधारियों में एक वर्ष में 2 एस्ट्रस चक्र पाए जाते हैं उन्हें हम डाईएस्ट्रस एनिमल कहते हैं। कुछ मैमल्स प्राणियों में एक वर्ष में 2 से अधिक एस्ट्रस चक्र पाए जाते हैं उन्हें हम पॉलीएस्ट्रस कहते हैं। जबकि इन सब की बजाय जो हायर प्राइमेट्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाया जाता है और ये प्राणी अपनी रिप्रोडक्टिव एज के दौरान कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मनुष्य मादा में प्रत्येक जनन चक्र 28 दिन का होता है तथा इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। एस्ट्रस चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो मुख्य घटनाओं को हम ओवेरियन साइकिल की घटनाओं, गर्भाशय तथा वेजाइना में परिवर्तन के साथ इनको संबंधित किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ओवेरियन साइकिल के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं कि एस्ट्रस चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ओवरी में होने वाले परिवर्तन एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में होते हैं। प्रत्येक प्राणी के लिए यह चक्र की अवधि निश्चित होती है तथा इन परिवर्तनों को हम ओवेरियन साइकिल के अंतर्गत रख सकते हैं। ओवेरियन साइकिल के अंतर्गत ओवरी में होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट और इनका मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन एवं कार्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट व इसका अपघटन, डीजनरेशन को सम्मिलित किया जाता है। ओवेरियन साइकिल के जो परिवर्तन होते हैं उनको हम यहाँ पर 4 चरणों में आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले प्रथम स्टेप होती है वो है प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण। सेकंड स्टेप इन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन। थर्ड स्टेप है ओव्यूलेशन। फोर्थ स्टेप है कार्पस ल्यूटियम एवं इसका डीजनरेशन। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से अंडाशय चक्र ओवेरियन साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाता हुआ एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें मीसोबेरियम, ब्लड वेसल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और परिपक्व मैच्योर होती हुई फॉलिकल्स और जीर्ण फॉलिकल्स, साथ में फटी हुई फॉलिकल्स और रिलीज होता हुआ अंडाणु, साथ ही प्रारंभिक कार्पस ल्यूटियम और डायग्राम में कार्पस एल्विकेंस भी दर्शाया गया है।